25 जुलाई 2026 यानी कि कल का दिन। जी हाँ, कल के दिन भारत के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंडियाज एजुकेशन जस्ट गॉट अ न्यू कैप्टन। इमेजिन करें एक ऐसा सिस्टम जिससे हर एक इंडियन फैमिली डायरेक्टली कनेक्टेड है। हर सुबह करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, लाखों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं और करोड़ों पेरेंट्स बस एक उम्मीद लेकर जीते हैं कि एक न एक दिन एजुकेशन उनके बच्चों का जीवन बदल देगी। बिकॉज इन इंडिया एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, इट इज अबाउट ड्रीम्स। बट पिछले कुछ सालों में यही एजुकेशन सिस्टम हेडलाइंस पे रहा है। पेपर लीक्स, एंट्रेंस एग्जाम कंट्रोवर्सीज, स्किल गैप, डिजिटल डिवाइड और एक बड़ा सवाल, इज आवर एजुकेशन सिस्टम रियली प्रिपेयर इंडिया फॉर अ फ्यूचर। और ठीक इसी समय भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला भी ले लिया। देश के नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं प्रहलाद जोशी, एक ऐसा नेता जो पिछले 2 दशकों से भारतीय राजनीति का एक जाना माना चेहरा है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री में उनकी एंट्री ने एक नई डिबेट छेड़ दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर इज एग्जैक्टली व्हाट एजुकेशन नीड्स, तो वहीं कुछ पूछ रहे हैं कैन ए लीडर हुज एक्सपीरियंस इज मोस्टली इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल माइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हु रियली ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री केवल एक पॉलिटिशियन की बायोग्राफी नहीं है, ये कहानी है हमारे भारत के भविष्य की। क्योंकि जब एक एजुकेशन मिनिस्टर बदलता है तो केवल एक कुर्सी नहीं बदलती, उसके साथ बदल सकती है लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की दशा और दिशा, बदल सकती है यूनिवर्सिटीज की प्रायोरिटीज, बदल सकती है रिसर्च, इनोवेशन, स्किल और शायद आने वाले 10-20 साल में इंडिया की ग्लोबल पोजीशन। लेकिन किसी भी लीडर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर वो लीडर है कौन। क्या उनका सफर केवल पॉलिटिक्स तक सीमित है, या उनके लीडरशिप में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उन्हें देश की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री में से एक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रहलाद जोशी वो एजुकेशन मिनिस्टर साबित होंगे जिनके कार्यकाल को आने वाले सालों में टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा, या फिर यह केवल एक रूटीन कैबिनेट चेंज बनकर रह जाएगा। एवरी पॉलिटिकल लीडर हैव अ 2 स्टोरीज, एक स्टोरी जो हेडलाइंस में दिखती है और दूसरी जो उनकी पर्सनैलिटी को शेप करती है। प्रहलाद जोशी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 27 नवंबर 1962 बाद में उनका परिवार हुबली धारवाड़ क्षेत्र से जुड़ा, जो आगे कुछ समय बाद चलकर उनकी राजनीतिक पहचान का केंद्र बना। उनके पिता एक इंडियन रेलवे के अधिकारी थे। इसका मतलब उनके पास न कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था और न ही कोई बहुत बड़ा बिजनेस साम्राज्य था। वो बिल्कुल सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, जहां पर डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और पब्लिक सर्विस जैसी वैल्यूज उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई हुबली के ही रेलवे स्कूल में और न्यू इंग्लिश स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन जो उनकी रियल एजुकेशन थी वो क्लासरूम से बाहर शुरू होती है। देखिए, 1970 और 80 का कर्नाटका केवल इकोनॉमिक चेंज का दौर नहीं था, ये वही समय था जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। और इसी माहौल में प्रहलाद जोशी का जो संपर्क है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से होता है। और आरएसएस ने उन्हें केवल पॉलिटिक्स नहीं सिखाई, आरएसएस ने सिखाई उनको डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पब्लिक स्पीच देना और बहुत सारी चीजें। ये वही फेज था जहां पर एक ऑर्डिनरी वॉलंटियर धीरे धीरे लीडरशिप रोल्स लेने लगा था। देखिए, प्रहलाद जोशी ने कभी चुनाव लड़कर अपनी शुरुआत नहीं की। वो लोगों के बीच रहते थे, लोगों को समझते थे, लोगों के काम को पूरा करते थे। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, लोकल इशू उठाना और ग्राउंड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना, यही उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन उनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो अभी आना बाकी था। देखिए, 1990 का दशक, हुबली का एक ईदगाह मैदान, एक ऐसा आंदोलन जिसने पहली बार उनको नेशनल हेडलाइंस में पहुंचा दिया था। आखिर क्या हुआ था उस आंदोलन में कि एक लोकल एक्टिविस्ट पूरे देश भर में पहचाना जाने लगा। और आखिर क्यों आज भी प्रहलाद जोशी की राजनीतिक जीवन में उस घटना का जिक्र किया जाता है, एक ऐसा मोमेंट जिसके बाद वापस पहले जैसा कुछ नहीं रहता। और प्रहलाद जोशी के लिए वो मोमेंट था ईदगाह का मैदान। साल था 1994। हुबली का ईदगाह मैदान कई वर्षों से विवाद का विषय बना हुआ था। देखिए, एक पक्ष जो उस जमीन को धार्मिक उपयोग की जमीन मानता था, जबकि दूसरा पक्ष ये चाहता था कि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए और यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक न की जाए। और डेट आती है 15 अगस्त, और 15 अगस्त के दिन ये विवाद और तेज हो गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस जमीन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अभियान शुरू कर दिया। देखिए, प्रहलाद जोशी भी उस समय एक कार्यकर्ता थे और वो भी उस आंदोलन का हिस्सा बन गए। उस समय वो कोई राष्ट्रीय राजनेता नहीं थे, बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले एक युवा संगठनकर्ता थे। और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वैसे वैसे तनाव भी बढ़ता गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपने अपने पैतरे आजमाए और ये जो मुद्दा था ये पूरे देश की सुर्खियों में आने लगा। और यहीं से प्रहलाद जोशी का नाम कर्नाटका की सीमाओं से बाहर जाकर नेशनल पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा का विषय बनता है। सपोर्टर्स के लिए यह राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का आंदोलन था और क्रिटिक्स के लिए यह एक राजनीतिक
और संवेदनशील मुद्दे का बहुत भद्दा इस्तेमाल था, और यही वजह है कि इस मुद्दे को अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन ये जो तथ्य है ये निर्विवाद है, और इसी आंदोलन ने प्रहलाद जोशी को एक लीडर की पहचान दिलाई, और उसके बाद उन्हें आरएसएस के संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां मिलने लगी। और आने वाले कुछ ही सालों में प्रहलाद जोशी कर्नाटका बीजेपी के बड़े चेहरों में शामिल हो गए। लेकिन एक आंदोलन किसी को 5 बार का सांसद नहीं बना देता। तो आखिर ऐसा क्या था उनकी लीडरशिप में कि धारवाड़ की जनता ने उन्हें कई बार अपना जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में चुना, और कैसे एक ग्रास रूट वर्कर दिल्ली की सत्ता के केंद्र तक पहुंचा। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ लीडर अपने स्पीचेस से पहचान बनाते हैं, कुछ सोशल मीडिया से और कुछ क्वाइटली रिजल्ट देकर। और प्रहलाद जोशी को अक्सर तीसरी कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि क्वाइटली रिजल्ट देकर। साल 2004 धारवाड़ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहीं से प्रहलाद जोशी ने अपना पहला लोकसभा इलेक्शन जीता 2004 में। उस जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 2009, फिर 2014, 2019 और 2024 लगातार 5 बार जनता ने उन्हें संसद भेजा। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही सीट को 5 बार जीतना कोई पॉपुलैरिटी की बात नहीं होती। ये लोकल कनेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक ट्रस्ट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी होता है। लेकिन दिल्ली संसद में उनकी पहचान तब बनी जब उन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लगातार अनेकों जिम्मेदारियां मिलने लगी। देखिए, उन्होंने इससे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाली, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी काम किया। इन मंत्रालयों में उनका काम हेडलाइन से ज्यादा फाइल्स और रियल लाइफ में दिखा, और उनकी इमेज एक ऐसे मिनिस्टर की बनी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन दोनों साथ लेकर चल सकते हैं। और यही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस शायद उन वजहों में से एक हो सकता है जिसके कारण उन्हें एजुकेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी दे दी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनका इम्पैक्ट इकोनॉमी और गवर्नेंस पर होता है, लेकिन एजुकेशन का इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन पर पड़ता है। यानी अब उनका सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिसी बनाना नहीं होगा, बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स, लाखों टीचर्स, सैकड़ों यूनिवर्सिटियां और पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको बैलेंस करना भी होगा। और यहीं पर हमारे डॉक्यूमेंट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आखिर इस वक्त किस मोड़ पर खड़ा है जब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसी भी लीडर का रियल लाइफ टेस्ट इलेक्शन जीतना तो बिल्कुल नहीं होता। देखिए, रियल टेस्ट वही होता है कि लोगों का जो ट्रस्ट है उसको बार बार जीता जाए। और शायद यही वजह है कि जो प्रहलाद जोशी की पॉलिटिकल जर्नी है वो इंडियन पॉलिटिक्स में अलग नजर आती है। साल 2004 से 2024 तक, यानी 2 दशकों तक एक जगह से बार बार जीत के आना ये कोई आसान बात नहीं होती। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या था जो लोग बार बार उन पर भरोसा करते रहे। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन रही है। वो उन नेताओं में गिने जाते हैं जो कैमरे से ज्यादा अपने कमिट रूम में दिखाई देते हैं और हेडलाइन से ज्यादा पॉलिसी डिस्कशन में। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में उन्हें एक के बाद एक कई नई जिम्मेदारियां मिलती रही। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो उनकी थी, सरकार और विपक्ष के बीच जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है उसको स्मूथली चलाना। क्योंकि आप में से सबको पता है कि पार्लियामेंट केवल स्पीचेस से नहीं चलती, कोऑर्डिनेशन से चलती। लेकिन अब उनके सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब तक की सबसे चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन। क्योंकि कोल प्रोडक्शन बढ़ाना एक टारगेट हो सकता है, लेकिन एजुकेशन इंप्रूव करना मतलब एक जनरेशन को सेफ देने जैसा है। यहाँ पर फाइल्स नहीं फ्यूचर डिसाइड होते हैं, यहाँ पर पॉलिसीज नहीं ड्रीम्स बनते हैं। और अब करोड़ों स्टूडेंट्स, लाखों टीचर्स, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस और पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, कैन प्रहलाद जोशी रिडिफाइन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम? या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बाकी मिनिस्ट्रीज की तरह ठप पड़ जाएगी? बट हियर अ रियल चैलेंज। क्वेश्चन ये नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना, क्वेश्चन ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर बना है उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री का कैसा ढांचा प्राप्त हुआ। दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक, 25 करोड़ से ज्यादा स्कूल स्टूडेंट्स, नीतियों को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाना आसान नहीं। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने कई बड़े चेंजेस देखे हैं। 2020 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म कहा गया। इस पॉलिसी ने रूट लर्निंग की जगह कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, मेमोराइजेशन की जगह क्रिटिकल थिंकिंग और सिर्फ डिग्रीज की जगह स्किल्स पर जोर देने की बात। नई पॉलिसी का विजन बिल्कुल क्लियर था कि स्टूडेंट्स को केवल एग्जाम पास नहीं कराना बल्कि उनको फ्यूचर रेडी बनाना है। लेकिन पॉलिसीज बनाना एक अलग बात है और उसे पूरे देश में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज। आज भी हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है। रूरल स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी,
टीचर वैकेंसीज, लर्निंग आउटकम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज के दौर में करिकुलम को लगातार अपडेट करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर इंडिया को अगले 20 से 25 साल में ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी बनना है तो सिर्फ आईआईटीज और आईआईएम से काम नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्कूल्स, बेटर टीचर ट्रेनिंग, रिसर्च इकोसिस्टम और स्किल बेस्ड हायर एजुकेशन, इन सब पर बराबर ध्यान देना होगा। और अब यही पूरा सिस्टम, यही सारी एक्सपेक्टेशंस, यही सारे चैलेंजेस प्रहलाद जोशी के टेबल पर हैं। लेकिन क्या उनके पिछले एक्सपीरियंसेस से एजुकेशन मिनिस्ट्री में कोई बदलाव आ सकता है? क्या एग्जाम रिफॉर्म्स तेज होंगे? क्या यूनिवर्सिटीज को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी? क्या एआई और टेक्नोलॉजी उस गांव के विद्यालय तक पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, व्हाट कैन एक्चुअली चेंज अंडर प्रहलाद जोशी? अब हम आ चुके हैं इस डॉक्यूमेंट्री के एकदम अंतिम पहलू पर। कैन प्रहलाद जोशी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम? इसका आंसर है, इतना सिंपल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक एजुकेशन मिनिस्टर अकेले पूरा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल सकता। पॉलिसीज कैबिनेट बनाती हैं, पार्लियामेंट लॉज पास करती हैं, स्टेट्स अपने स्कूल्स चलाते हैं और यूनिवर्सिटीज के अपने अलग से रेगुलेटर्स होते हैं। यानी कि एजुकेशन टीम इंडिया का प्रोजेक्ट है, केवल एक व्यक्ति का तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हर एजुकेशन मिनिस्टर कुछ प्रायोरिटीज जरूर तय करता है और यहीं से शुरू होता है बदलाव। प्रहलाद जोशी को जो मंत्रालय मिला है वो केवल एक मंत्रालय नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों सपनों की जिम्मेदारियां हैं। और इतिहास उन्हें उनके वादों से नहीं बल्कि उनके परिणामों से याद रखेगा। बिकॉज इन द एंड अ नेशंस फ्यूचर इज नॉट बिल्ट इन अ पार्लियामेंट अलोन, इट इज बिल्ट वन क्लासरूम एट अ टाइम। थैंक यू। दिस इज हरिओम प्रताप सिंह।